नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो शिक्षण कौशल के अंतर्गत यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो पार्ट होता है वो मैं करा रहा था। यानी यूथ कंपटीशन टाइम्स में जो शिक्षण कौशल का पार्ट होता है उसकी मैं वीडियो आपको करा रहा था। तो अगर आप सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की जो सुपर टेट की भर्ती होती है, अगर आप उसकी तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमारा यह वीडियो चौथा लेसन जो सामयिक शिक्षा है उसका पार्ट चौथा है। यानी इससे पहले मैंने 3 पार्ट बना चुके हैं और उसको अपलोड कर चुका हूं। उन वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। शिक्षण कौशल के अंतर्गत यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न बनता है। तो 10 नंबर में अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए दोस्त, आज का हमारा पार्ट चौथा है और पार्ट चौथा के जो महत्वपूर्ण पॉइंट बचे हुए हैं उसको कवर कर लिया जाता है। और एक चीज़ बता दें, इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, वहाँ से टेलीग्राम पर चले जाइएगा और लिंक टेलीग्राम का दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम पर जाकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, अब सीधे चलते हैं अपने पॉइंट पर। पहला हमारा पॉइंट है कि आधी कक्षा को मुख्य शिक्षक तथा आधी कक्षा को विशिष्ट शिक्षा प्राप्त शिक्षक शिक्षा देता है तो दोनों समूह को एक जैसा पाठ पढ़ाया जाता है। वह समांतर शिक्षा के अंतर्गत ये बातें कही जाती है। समांतर शिक्षा के अंतर्गत ये इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा गया है, ध्यान रखिएगा। सम्मिश्र शिक्षा के अंतर्गत ये बातें हो रही हैं। अगला पॉइंट है कि मुख्य शिक्षक अधिक छात्रों को पाठ पढ़ाता है जबकि विशिष्ट शिक्षक छोटे समूह को दूसरा पाठ पढ़ाता है। वह वैकल्पिक शिक्षा में इस चीज का प्रयोग किया जाता है, वैकल्पिक शिक्षा में। तो ध्यान रखिएगा, जो मुख्य शिक्षक होता है वो छात्रों को पाठ अलग बनाता है, अधिक छात्रों का, और जबकि विशिष्ट जो शिक्षक होता है वो छोटे ग्रुप समूह में दूसरे बच्चों को पढ़ाता है। ये वैकल्पिक शिक्षा के अंतर्गत कहा गया है। अगला पॉइंट, दोनों शिक्षक योजना बनाकर शिक्षा देते हैं। यह समूह शिक्षा के अंतर्गत आता है कि दोनों शिक्षक जो होते हैं एक समूह बनाकर, एक योजना बनाकर समूह शिक्षा देते हैं या शिक्षा प्रदान करते हैं, आप कह सकते हैं। पारंपरिक शिक्षा पद्धति है तो समूह शिक्षा जो है पारंपरिक शिक्षा पद्धति है। पारंपरिक शिक्षा पद्धति का मतलब कि वो प्राचीन काल से चलती हुई आ रही शिक्षा पद्धति है। जैसे आप वैदिक कालीन शिक्षा से ले लेंगे तो समूह शिक्षा है तो सफल शिक्षण पद्धति जो है समूह शिक्षा कहलाती है। अगला पॉइंट, सामयिक शिक्षा के प्रकार, तो वह 3 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से। तो वह पहला है कि शारीरिक व मानसिक विकलांग वाले बच्चे जो होते हैं, दूसरा अधिगम अशक्त बच्चे होते हैं, और तीसरा है अनुसूचित जाति एवं जनजाति, निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के जो बच्चे होते हैं, ये वह सामयिक शिक्षा के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। 3 प्रकार के होते हैं सामयिक शिक्षा के, और उसमें देख लीजिएगा, पहले में शारीरिक और मानसिक रूप से जो होते हैं विकलांग, और अधिगम अशक्त जो बच्चे होते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, निर्धन और पिछड़े वर्ग के बच्चे होते हैं, 3 प्रकार के सामयिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। सामयिक शिक्षा का उद्देश्य है विशिष्ट बच्चों की असमर्थता को दूर करना होता है। सामयिक शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है। तो ध्यान रखिएगा, सामयिक शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है कि जो बच्चों की असमर्थताएं होती हैं उनको दूर करना होता है। अगला पॉइंट, विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना सामयिक शिक्षा का ही उद्देश्य होता है। विशिष्ट बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनकी या तो बुद्धि लब्धि सबसे ज्यादा होती है या तो जिनकी बुद्धि लब्धि सबसे कम होती है। लोकतांत्रिक मूल्यांकन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है तो वह सामयिक शिक्षा के ही द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, लोकतांत्रिक मूल्य के उद्देश्यों को। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि सामयिक शिक्षा द्वारा विकसित होता है जागरूकता की भावना, जो है सामयिक शिक्षा के द्वारा विकसित होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, और अगला पॉइंट है कि सामयिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ 1995 में और नेशनल ट्रूथ एक्ट पारित हुआ था 1999 में। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, समानता की धारणा है तो जनतंत्रीय धारणा के अंतर्गत समानता की धारणा आती है। जन जन के बीच में यह समानता की धारणा आनी चाहिए, जिसे जनतंत्रीय धारणा कहते हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, वह अनुच्छेद 15 कहता है।
तो याद रखिएगा, ये सब जो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग भेद के आधार पर जो भेद होता है वो अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि आप भेद नहीं कर सकते, और यह एक मौलिक अधिकार है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप संविधान के अवरुद्ध कार्य करेंगे और आप पर कार्रवाई की जाएगी अनुच्छेद 15 के तहत। अगला पॉइंट, सरकारी नौकरी सभी के लिए तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष सुविधाएं सुरक्षित स्थानों के रूप में होगा, यह अनुच्छेद 16 कहता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह पूछ सकता है, संविधान में भी ये पूछ सकता है या सामयिक शिक्षा में भी पूछ सकता है कि सरकारी नौकरी सभी के लिए है तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष सुविधाएं सुरक्षित स्थानों के रूप में होगी, यह अनुच्छेद 15 वर्णित 16 कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है। अगला पॉइंट पर चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है कि शिक्षा में समानता के सूचक हैं। तो अधिगम की समानता, उत्तरजीविता की समानता, स्तर की समानता और परिणाम की समानता होती है। शिक्षा में समानता के सूचक के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं, एक निश्चित स्तर तक तभी सभी बालक बालिकाओं को बिना भेदभाव के अनिवार्य शिक्षा मिले, वह स्तर की समानता के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, ये स्तर की समानता के अंतर्गत आ जाता है कि एक निश्चित स्तर तक सभी बालक बालिकाओं को बिना भेदभाव के अनिवार्य शिक्षा मिलती है, तो स्तर की समानता के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट, सामयिक शिक्षा का महत्व है कि समाज के सभी वर्ग के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना होता है। सामयिक शिक्षा का महत्व होता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, और प्रत्येक बालक का उच्च या सकारात्मक पक्ष विकसित करता है सामयिक शिक्षा। प्रत्येक बालक का उच्च और सकारात्मक पक्ष जो विकसित करने का कार्य करता है वह सामयिक शिक्षा, क्योंकि हर बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, और हर बच्चे को जब आप एक कक्षा में एक साथ एक ज्ञान देंगे तो उनसे जो कम बुद्धि वाले, जो ज़्यादा बुद्धि वाले होंगे, उनके ज्ञान का आदान प्रदान और इधर उधर जो विचरण होगा, जिससे उनके सकारात्मक पक्ष का विकास होगा, वो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है सामयिक शिक्षा में। अगला पॉइंट, सामयिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति है कि स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद 1/4 जनसंख्या गरीब है, अतः मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कार्य योजना व्यवहारिक नहीं है। ये चीज बात कही गई है सामयिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति के आधार पर ये बात कही गई है। अगले पॉइंट पर शैक्षिक पिछड़ापन की मापन इकाई है, तो शैक्षिक लब्धि जो होती है, उनकी उपलब्धियां जो होती है शैक्षिक स्तर पर, वही शैक्षिक पिछड़ापन की मापन की इकाई के अंतर्गत माना जाता है। अगला पॉइंट, स्वतंत्रता पूर्व शैक्षिक समानता लाने का प्रयास किया गया था। तो 1937 के बेसिक शिक्षा जो वार्धा योजना जिसको हम कहते हैं गांधी द्वारा लाई गई थी, उनके द्वारा इस पर प्रयास किया गया था। अब चलते हैं आगे और हमारा अगला पॉइंट है कि समानता से लाभों का मूल्यांकन किया जाता है, तो अनुपातिक समानताओं के द्वारा। तो समानता के लाभों का जो मूल्यांकन किया जाता है तो अनुपातिक समानता के द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, और कबीलों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो आश्रम स्कूलों में जो कबीलों की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसकी व्यवस्था किया गया था। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, आश्रम स्कूलों में सुविधाएं छात्रावास या छात्रवृत्ति की, मतलब आश्रम स्कूलों में सुविधाएं हैं तो छात्रावास और छात्रवृत्ति की सुविधाएं थी। आश्रम स्कूलों में ये चीज़ें तो नहीं थी। आश्रम स्कूलों में ऐसा चीज़ नहीं, मतलब कि छात्रावास में क्या होता था कि उसमें सभी बच्चे एक साथ रहते थे, एक ही साथ ज्ञान प्रदान करते थे गुरुकुल में, आश्रमों में, तो वो होता था, छात्रवृत्ति नहीं दिया जाता था। ये चीज़ को ध्यान में रखिए। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, और सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा में शैक्षिक समानता परिलक्षित होती है। तो अनिवार्य शिक्षा योजना में यह होती है कि सर्वप्रथम जो प्राथमिक स्तर की शैक्षिक समानता और परिलक्षित होती है तो वो अनिवार्य शिक्षा योजना के अंतर्गत लक्षित होती है। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय सद्भावना विकसित करने के लिए आवश्यक है शैक्षिक अवसर की समानता। शैक्षिक स्तर पर सभी को अवसर की समानता अगर मिलेगी तो आपके राष्ट्रीय जो सद्भावना होता है उसका विकास होगा। अगला पॉइंट, प्रतिभा एवं योग्यता खोजने में व्यापक
समावेशिता लाया जा सकता है तो वह समावेशी शिक्षा के माध्यम से ही लाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, अनिवार्य शिक्षा योजना लागू हुई 1970 में। जो अनिवार्य शिक्षा योजना है वह लागू हुई थी। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। और 1970 में सर्वप्रथम अनिवार्य शिक्षा योजना लागू हुई थी। तो इंग्लैंड की जो शिक्षा व्यवस्था थी वहाँ पर 1970 में अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था जो है लागू हुई थी। अगले पॉइंट पर चलते हैं। और भारत में अनिवार्य शिक्षा योजना लागू हुई स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात। जो है अनिवार्य शिक्षा योजना लागू हुई थी भारत में स्वतंत्रता के पश्चात। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। और हमारा अगला पॉइंट है कि समावेशी अवसरों की समानता का महत्व है कि शैक्षिक शिक्षा मौलिक अधिकार है। दूसरा, बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास और प्रजातंत्र की सफलता और राष्ट्र का विकास और सामाजिक एकीकरण का विकास। यह शैक्षिक अवसरों की समानता का महत्व है। अगर सभी बच्चों को आप शैक्षिक अवसर प्रदान करेंगे तो इससे क्या होता है कि मौलिक अधिकार एक उनको मिलेगा। दूसरा चीज, बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास भी करेगा सभी बालकों के। और प्रजातंत्र की जो एक प्रजा का शासन होता है उसकी सफलताएं सुफल होती हुई आपको दिखेगी। राष्ट्र का भी विकास होगा और सामाजिकता में जो एकीकरण है उसका भी विकास आपको देखने को मिलेगा। इसमें शैक्षिक अवसरों की समानता अगर आप देते हैं तो। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। और अगला पॉइंट है कि शैक्षिक अवसरों में विषमता का एक कारण है पिछड़े स्थानों पर विद्यालय का न होना। शैक्षिक अवसरों की विषमता का एक कारण है, यानी कि कुछ स्थानों पर विद्यालय नहीं पाए जाते हैं जिससे सभी को शैक्षिक अवसर नहीं मिल पाता है। वहीं पिछड़े स्थानों पर विद्यालय का न होना शैक्षिक अवसरों की विषमता का एक कारण माना जाता है। अगला पॉइंट, गरीबी कारण है शैक्षिक अवसरों की विषमता का। गरीबी भी कारण माना जा सकता है। अगला पॉइंट, शैक्षिक अवसर में विषमता का प्रमुख कारण परंपरागत एवं रूढ़िगत जो विचार होते हैं आपके समाज में वो भी शैक्षिक अवसर में विषमता का कारण बनता है और होता भी है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। लड़कियों को पर्याप्त अवसर न मिलने के एक कारण है सुरक्षा का अभाव। जो है लड़कियों को अगर प्राप्त अवसर नहीं मिलते हैं पर्याप्त अवसर तो वह एक कारण सीधा सा माना जाता है कि आपके एरिया में या क्षेत्र में जो सुरक्षा का अभाव है स्त्री के प्रति, महिला के प्रति वो बहुत ज़्यादा देखने को पाया जाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। समानता के लिए कोठारी आयोग का सुझाव है कि पहला, अधिक से अधिक स्थानों पर विद्यालय खोला जाए। कोठारी आयोग के बारे में 1964-66 में आया था। और दूसरा है आवागमन की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए और छात्रावास एवं छात्रवृत्ति का भी व्यवस्था होना चाहिए। ये कोठारी आयोग ने कहा था समानता के लिए अगर शिक्षा के स्तर पर समानता लाना है तो इन चीज़ों की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट, गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, पुस्तक, पोशाक, भोजन के लिए संस्तुति की है तो वह कोठारी आयोग ने किया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आयोग है, 1964-66 में आया था। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर सिंह कोठारी थे। प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी जिनका पूरा नाम है। अगला पॉइंट, विकलांग बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए तो मानवतावाद एवं उपयोगिता के आधार पर उनको शिक्षा देनी चाहिए विकलांग बच्चों को। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। स्त्री शिक्षा कार्यक्रम का विशेष बल दिया तो वह कोठारी आयोग है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। स्त्री शिक्षा कार्यक्रम पर विशेष बल देने का कार्य जो किया था वह कोठारी आयोग ने किया था। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। और शैक्षिक समानता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का सुझाव है कि कॉमन स्कूल व्यवस्था प्रणाली लागू किया जाए। 1968 वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसने कहा था कि कॉमन स्कूल व्यवस्था प्रणाली को आप जल्द से जल्द लागू करें अगर आप शैक्षिक समानता लाना चाहते हैं अपने देश में या राष्ट्र में। ठीक, शैक्षिक समानता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का सुझाव है। 86 का जो आया था सुझाव वह व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए। तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1986 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया था जिसमें व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की बात कही थी। अगला पॉइंट, शैक्षिक अवसरों की समानता में आचार्य राममूर्ति समिति 1990 का सुझाव है
कि 14 वर्ष आयु वर्ग तक के बच्चों का विद्यालय में नामांकन की स्थिति की समीक्षा की जानी चाहिए कि कितने बच्चों का नामांकन हुआ है या नहीं। ये राममूर्ति समिति ने 1990 में सुझाव दिया था। अब चलते हैं अगला, और समान विद्यालय प्रणाली लागू करने का समर्थन राममूर्ति समिति 1990 ने ही किया था। इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। सर्वे 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 भवन्तु सुखिनम भावना से अभिप्रेरित है, तो यह सामवेशी शिक्षा प्रेरित है। सर्वे भवन्तु सुखिनम भावना से प्रेरित है, तो वह सामवेशी शिक्षा ही प्रेरित है। सामवेशी शिक्षा विचारधारा है, आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत सामवेशी शिक्षा को माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट सामवेशी शिक्षा के। सामवेशी विद्यालयों के कार्यक्रम में आते हैं, तो क्या क्या आते हैं? श्रवण बाधित बालक, अस्थि बाधित बालक, दृष्टि बाधित बालक, मानसिक मंदित बालक और बहु बाधित बालक, सामान्य बालक और वंचित वर्ग के जो बालक होते हैं, वो सभी जो बालक होते हैं ये सभी सामवेशी विद्यालयों के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। अगला पॉइंट सामवेशी शिक्षा के आयाम है पहुंच, स्वीकृति और प्रतिभाएं तथा उपलब्धियां जो होती है सामवेशी शिक्षा के, ये सब आयाम होते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। वंचित बालक कहलाते हैं बालक के प्रगति हेतु न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त न होना, वो वंचित बालक कहलाते हैं। जो उनको सुविधाएं दी जाती हैं वो प्राप्त न हो पाना, वही वंचित बालक कहलाते हैं। अगला पॉइंट और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, वंचित वर्ग है तो महिला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, दिव्यांग जो ये सब होते हैं इनको आरक्षण दिया जाता है, ये सभी वंचित वर्ग के अंतर्गत आने वाले होते हैं व्यक्ति। तो ये थे हमारा सामवेशी शिक्षा, अब समाप्त हो गया। अब हमारा जो अगला टॉपिक स्टार्ट होगा वो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।